नमस्कार साथियों, मैं शिकवार सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं। साथियों स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर निरंतर चलायमान है और उसी के तत्वाधान में मैं आपके सामने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 21 में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं जो शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफी कारगर हो सकते हैं। हो सकता है काफी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो चलिएगा मेरे साथ मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 21 में। यह पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। क्या क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशालीता के मूल निर्धारक कारक है। कहने का तात्पर्य है ऐसा कौन सा विद्यालय है जो प्रभावशालीता, उस विद्यालय की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण कारक माना गया। कौन कौन से कारक हो सकते हैं उस विद्यालय की प्रभावशालीता के। यदि हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है क्या शिक्षक है, दूसरा पाठ्यचर्या है, तीसरा छात्र है और चौथा सभी है। देखिएगा यहां सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विद्यालय की प्रभावशालीता के मूल निर्धारक कारक कौन कौन से जो विद्यालय की प्रभावशालीता को बताते हैं। देखिएगा यहां पर मैं कुछ कारकों का उल्लेख करता हूं। विद्यालय की प्रभावशालीता के मूल कारक कौन से होते हैं। देखिएगा किसी भी विद्यालय की प्रभावशालीता का मूल जो कारक होता है वो सबसे पहले तो रहता है छात्र, क्योंकि इसी छात्र के इर्द गिर्द क्या होता है पूरा विद्यालय घूमता है। फिर इसीलिए छात्र को क्या कहा गया, बाल केंद्रीकरण के रूप में इसको उपमा भी दी गई, बाल केंद्रीकरण की उपमा भी दी गई। दूसरे नंबर पर यदि देखते हैं तो उस विद्यालय का शिक्षक क्या होता है, दूसरा महत्वपूर्ण कारक होता है। तीसरे नंबर पर यदि देखते हैं शिक्षक और छात्र के बीच में क्या चल रही, अंत्य क्रिया चल रही, किसको लेकर, विषय वस्तु को लेकर। इसका मतलब तीसरा जो कारक है वो विषय वस्तु हो गया, या फिर हम वो भी कह सकते हैं पाठ्यक्रम भी हो गया। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा छात्र, शिक्षक और तीसरा क्या पाठ्यक्रम। इसका मतलब किसी भी विद्यालय की प्रभावशालीता के सभी कारक क्या माने गए, प्रभावशाली माने गए हैं। तो डी विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। क्यों सही हो गया इसकी भी चर्चा की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जितने भी मेरे शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो भी मेरे भाई है, बहन है, जो मेरे अनुज है या अग्रज है, बिल्कुल उनसे निवेदन है कि इस प्रश्नोत्तरी को ज्यादा से ज्यादा आप देखिएगा, शेयर कीजिएगा, आपका खुद का आकलन कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें पर्सनालिटी में से ये क्वेश्चन पूछा गया और पर्सनालिटी के सिद्धांत में से ये क्वेश्चन पूछा गया। एक संतुलित व्यक्तित्व वह होता है, पहला ऑप्शन, ईड व सुपर ईगो के मध्य संतुलन स्थापित करने से, दूसरा ईगो या ईड के मध्य संतुलन बनाने से, तीसरा सुपर ईगो और ईगो के मध्य संतुलन बनाने से, और चौथा है सुपर ईगो को व्यावहारिक स्वरूप देने से। पहले तो आपको यह नहीं पता कि ईड सुपर ईगो है क्या। व्यक्तित्व के अंदर एक मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था फ्राइड ने। किसने दिया था, व्यक्तित्व में मनोविश्लेषण सिद्धांत। देखिएगा यह चर्चा कर रहा हूं मैं उस सिद्धांत को लेकर थोड़ा सा। मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत दिया था वो किस व्यक्ति ने दिया था, वो दिया था फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था, और फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना के लिए 2 तत्व बताए थे। कौन कौन से, एक तो इन्होंने क्या बताया था, मन बताया था। दूसरा तत्व जो बताया था वो बताया था इदम, फिर इदम अहम, और एक बताया था परम अहम। क्या बताया था साथियों, परम अहम। देखिए एक बार वापिस, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया और उसने व्यक्तित्व संरचना को समझाने के लिए 2 तत्व बताए। पहला तत्व है मन और दूसरा तत्व क्या, इदम अहम और परम अहम। इदम को ही क्या कहते हैं, ईड कहते हैं, और अहम को ही क्या कहते हैं,
ईगो कहते हैं, और परम एम को क्या कहते हैं? सुपर ईगो कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर ईगो। अब देखिएगा, किसी भी प्राणी के व्यक्तित्व की यदि हम बात करते हैं, इदम में क्या होता है? इदम में इच्छाओं की जननी कहा गया है। इदम को क्या कहा गया? इच्छाओं की जननी कहा गया है। ये इसलिए बता रहा हूं यहां पर ताकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपके समझ में आ जाए साथियों। और अहम जो होता है वो वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। और सुपर ईगो जो होता है वो नैतिक होता है। क्या होता है? नैतिक। अब यहां से सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया कि एक संतुलित व्यक्तित्व के लिए पहला ऑप्शन है ईड सुपर ईगो के मध्य संतुलन होना चाहिए। ईड का मतलब है आप में जो इच्छाएं हैं खूब सारी, और सुपर ईगो की यदि बात करें तो नैतिकता की। एक तो जहां है कि व्यक्ति भौतिकवाद का महत्व दे रहा है, दूसरा वो व्यक्ति है जो नैतिकता को महत्व दे रहा है। यदि दोनों में संतुलन होगा तो ये मान के चलिएगा कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होगा? बहुत ही अच्छा होगा, जबरदस्त होगा। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि पहला ही विकल्प क्या हो रहा है साथियों? पहला ही विकल्प सही हो रहा है। पहला ही विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे आखिर ए विकल्प क्यों सही हुआ। अब ये तीन विकल्प क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि अपन किसी भी व्यक्तित्व की यदि बात करें, मान ले भौतिकवाद तो बहुत हावी है और नैतिकता यहां पर है, तो तालमेल नहीं है, तो संतुलित व्यक्तित्व होगा क्या? नहीं होगा साथी। दूसरे नंबर की यदि बात करें, ये क्यों गलत हो रहा है? एक तो आ रहा ईगो और दूसरा क्या आ रहा? ईड। मतलब कि एक तो क्या आ रहा? ईगो आ रहा, और दूसरा क्या आ रहा? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा रहेगा बेटर। एक क्या आ रहा है? ईगो आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है? ईड। देखिएगा, यदि इच्छाएं हैं और वास्तविकताएं हैं, इच्छाएं हैं और वास्तविकता में यदि संतुलन है तो इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। संतुलन का होता है, संतुलन होता है कि इच्छा तो क्या हमारी गुलाब जामुन खाने की, इच्छा तो आपको रिट क्लियर करने की है, ठीक है, इच्छा है, लेकिन आप उसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो इच्छा कैसे संतुलित होगी? दोनों पूरी हो जाएगी क्या? तो तालमेल होने से ही तो इच्छाओं की क्या होती? पूर्ति होती। तो देखिएगा, ये तो दोनों सेम है, तो यहां पर दोनों का संतुलन होने से आपके व्यक्तित्व को लेकर कोई भी बात, क्योंकि नैतिकता तो आई नहीं। जब नैतिकता नहीं है इसमें, तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। फिर है सुपर ईगो और ईगो के मध्य संतुलन। देखिएगा, एक है सुपर ईगो और साथ में क्या है? ईगो। आपको वास्तविकता पता है कि चोरी करना, यह आपको पता है, लेकिन वास्तविकता पता है कि चोरी करोगे तो आपको हो सकता है डांट भी पड़ सकती है, हो सकता है आपको जैसी भी हो सकती है। और सुपर ईगो ये कहता है कि चोरी करना गलत है। तो दोनों के बीच में तालमेल तो है, लेकिन इच्छा ही नहीं है। तो कहने का मतलब है जब तक ईड साथ में नहीं होगा तब तक ये मान के चलिएगा संतुलन को लेकर अपन कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो ये दूसरा तीसरा जो विकल्प है इस वजह से क्या हो गया? गलत। चौथा है सुपर ईगो और व्यवहारिक स्वरूप। केवल आप में नैतिकता ही बात है कि सदैव भला करो, आप में कोई भौतिक सुख की इच्छा नहीं है, आप कुछ भी नहीं चाहते हो कि हम भी कुछ करें, तो केवल नैतिक भाव रहेगा, तो केवल व्यक्तित्व में वो आकलन नहीं होगा। तो क्या कह रहा है? एक संतुलन समायोजन का होता है, जो एक ज्यादा एक कम है। तो इन दोनों की जो बात हो रही ईड और सुपर ईगो को लेकर, यह संतुलन स्थापित जो होता है वो एक तरह से क्या है? एक संतुलित व्यक्तित्व का क्या होता है? निखार कहलाता है। तो ए विकल्प क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। और इस मन का जो पढ़ती है इसमें तीन प्रकार का उल्लेख है: चेतन मन, अर्धचेतन मन, और तीसरा जो है वो है अचेतन मन। कौन सा है? अचेतन मन। तो आप समझ गए होंगे साथियों कि ये तीन मन के अलग से प्रकार है, तीनों का तीनों से जुड़ाव है। जब मनोविश्लेषण सिद्धांत कभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तब पूरे व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो आपको ये पता हो गया साथियों आखिर पहला विकल्प क्यों सही होना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3।
व्यक्तित्व मापन की निम्न में से प्रक्षेपी पद्धति कौन सी है? प्रक्षेपण विधियों से यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा, क्या साक्षात्कार है, व्यक्तित्व अध्ययन विधि है, चेक लिस्ट है या शब्द साक्षरी है? देखिएगा कि व्यक्तित्व मापन की विधियों को आपको दिखाई तो दे रहा होगा साथियों, व्यक्तित्व मापन की विधियां। यदि नहीं दिखाई दे रहा तो बोल दीजिएगा, पेन अपन दूसरा कलर चेंज कर लेंगे, घर की बात नहीं है आप और मेरे बीच में, तो वापस व्हाइट ले लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3। एक है प्रक्षेपण, क्लियर, एक है आपके वस्तुनिष्ठ और एक है आपके आत्मनिष्ठ। क्या है? आत्मनिष्ठ, जिसे व्यक्तिनिष्ठ भी कहते हैं। तो प्रक्षेपण हो गई, दूसरा वस्तुनिष्ठ हो गई और तीसरी क्या हो गई? आत्मनिष्ठ हो गई। अब यहां से यह सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण विधि है? प्रक्षेपण का शब्द जो दिया था वो फ्राइड ने दिया था। ये प्रक्षेपण शब्द किसने दिया? फ्राइड ने दिया था, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन प्रक्षेपण विधि किसने दिया? विधि अगर पूछे तो आपको आंसर होगा फ्रैंक। यही क्लियर कर दिया है। अब इस प्रक्षेपण का अर्थ क्या? आरोपण है। और ये प्रक्षेपण कहां काम में आता है? अचेतन मन में को समझने में या अचेतन मन को जानने में। इस प्रक्षेपण का अर्थ भी मैंने बताया, आरोपण है। इसका अर्थ क्या बताया? आरोपण है। प्रक्षेपण के अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति डायरेक्ट में कहकर इनडायरेक्ट कोई भी बात कहता है और वास्तविकता अधिगम करता था वो बात पहुंचा देता है। अब प्रक्षेपण में क्या क्या आता है? एक तो टीएटी परीक्षण आता है साथियों, एक सीएटी परीक्षण आता है, एक एसएटी परीक्षण आता है, एक आईबीटी परीक्षण आता है, एक एससीटी परीक्षण आता है, एक शब्द साक्षरी परीक्षण आता है, शब्द साक्षरी। इसके अलावा और यदि अपन बात करें तो रचना विधि भी इसमें आती है और पूर्ति, रिक्त पूर्ति विधि भी इसमें आती है। तो इस तरह के ये इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे मोटे प्रक्षेपण विधियों का उल्लेख है। तो वस्तुनिष्ठ की यदि अपन बात करें तो इसमें देखिएगा, एक आती कर्म निर्धारण, दूसरे नंबर पर समाज नीति, तीसरे नंबर पर यदि अपन बात करें तो एक नाम आती है शारीरिक परीक्षण। ये इस तरह की विधियां। आत्मनिष्ठ में यदि देखें तो साक्षात्कार का नाम भी आता है। किसका आता? साक्षात्कार। फिर यदि अपन देखते हैं तो इसमें एक आती व्यक्ति इतिहास विधि भी आती है, व्यक्ति इतिहास। और यदि अपन देखते हैं तो अंतर्दर्शन भी आती है। क्या आती है? अंतर्दर्शन। अब देखिएगा, यह पूछा जा रहा है कि प्रक्षेपण की पद्धति है। देखिएगा, साक्षात्कार तो कौन सी हो गई? आत्मनिष्ठ हो गई। क्या हो गई? आत्मनिष्ठ। तो आप समझ गए होंगे ये विकल्प तो क्या हो रहा साथियों? गलत हो रहा। ये क्या हो रहा? गलत। व्यक्ति अध्ययन विधि भी क्या है? एक तरह से आत्मनिष्ठ ही है। व्यक्ति अध्ययन को ही व्यक्ति इतिहास कहते हैं। तो ये विकल्प भी क्या हो रहा? गलत हो रहा। और चेक लिस्ट की यदि हम बात करें तो ये व्यक्तित्व मापन की विधियां नहीं है। चेक लिस्ट को कई बार बुद्धि परीक्षण में, कई बार सृजनात्मक परीक्षण में, कई बार पर्सनालिटी में उतना प्रयोग नहीं होता है। और देखा जाए चेक लिस्ट का जो एक विवरणात्मक विधि के अंतर्गत भी आती है। तो बिल्कुल यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो आपके सामने क्या आ गया? शब्द साक्षरी परीक्षण जो है ये आपके क्या है? प्रक्षेपी पद्धति है। तो डी विकल्प क्या हो गया साथियों? बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल हर विकल्प पर एकमात्र उदयपुर का सिरजी स्टडी सेंटर है जहां हर विकल्प पर मैं सिकवाल सर हर प्रत्यय को लेकर आपसे चर्चा करता हूं। बिल्कुल साथियों, जहां तक मेरी सोच है आपको ये मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उन लोगों का भला हो जाए जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं और मेहनत की वजह से। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल परीक्षण का संबंध है। हिंदुस्तान बीना टेस्ट, हिंदुस्तान बीना टेस्ट किसने दिया? प्रोफेसर एक राइस था, उसने दिया था। तो देखिएगा यहां सवाल पूछा जा रहा है, आखिर हिंदुस्तान बीना परफॉर्मेंस पाउंड स्केल परीक्षण का संबंध
किससे? देखिएगा, ये बीने पर आधारित है, बीने से तो संबंधित है, लेकिन उसकी कॉपी हुई है। बीना टेस्ट अलग है, उसकी कॉपी जरूर हुई है, लेकिन जब कॉपी होती है तो काफी उसमें परिवर्तन भी होता है, तो इसका इससे संबंध नहीं होगा। टर्मन का संबंध अमूर्त बुद्धि से है, अमूर्त बुद्धि से, और टर्मन का संबंध बुद्धि लब्धि से भी है। किससे है? बुद्धि लब्धि शब्द से भी है। और यदि देखा जाए बीने ने की भी हम बात करें तो बीने मानसिक आयु को लेकर भी चर्चा की, तो बीने का संबंध मानसिक आयु से भी है। इसने पहला मानसिक परीक्षण भी बनाया, तो प्रथम मानसिक परीक्षण बनाया था, मानसिक परीक्षण बीने ने 1905 में बनाया था मानसिक परीक्षण। वो कौन सा था? प्रथम था, साथ में साइमन था और फ्रेंच भाषा में था। यह आ गया आपका राइस। इस राइस नोंदे वो हिंदुस्तान बीना टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो हिंदुस्तान बीने टेस्ट के नाम से भी इसको पहचान मिली है। तो बिल्कुल ये बीने पर आधारित होने के कारण तो आप समझ गए होंगे आखिर सी विकल्प क्यों सही हो रहा है। और केटल जो है इसने मानसिक परीक्षण शब्द दिया था। क्या दिया था? मानसिक परीक्षण शब्द को लेकर चर्चा की थी, तो केटल का संबंध मानसिक परीक्षण से है। तो आप समझ गए होंगे, चारों विकल्प पर हमने चर्चा की, उत्तर तक आप पहुंच गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अभी बताया सर्वप्रथम किसने किया, ये तो पता है, लेकिन कब किया? सवाल यह पूछ दिया गया है। हर विकल्प पर चर्चा करेंगे। तो ये तो 1905 में बीने और साइमन ने मिलकर प्रथम मानसिक परीक्षण का निर्माण किया था। पहला मानसिक परीक्षण का क्या किया? निर्माण किया था 1905 में। फिर यदि बात करें 1920 की, तो 1920 में क्या आया? शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप आया। शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट क्या आया? स्वरूप आया। पता आप लोगों को स्वरूप लेकर कौन आए? लेकर आने में थोंडाई का नाम प्रमुख है। इसके अलावा जड़ का भी नाम है, वैसे देखा जाए टर्मन का नाम भी है, वैसे देखा जाए फ्रोबेल का नाम भी है, और यदि देखते हैं पेस्टालॉजी वगैरह का इनका नाम भी है। 1879 में विश्व की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई। विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर हुई? आपको पता होगा साथियों, जर्मनी में। जर्मनी के किस शहर में? तो शहर का नाम है आए तो क्या लिखोगे? लिप्जिंग। लिप पर लग गई जंग बराबर लिप्जिंग। और उस समय इसको साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या मनोविज्ञान संस्थान के नाम से ये लोकप्रिय थी। तो आपको उत्तर मिल गया होगा साथियों। आखिर 1890 में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1890 में। तो आप सोच रहे हैं आखिर ये विकल्प क्यों सही हुआ और ये क्यों गलत हो गए। हर विकल्प पर चर्चा की है, क्यों गलत हो गए आपको पता हो गया होगा। तो चलिएगा मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही जबरदस्त है और गजब का क्वेश्चन है। ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट के निर्माणकर्ता कौन है? सृजनात्मकता परीक्षण और बुद्धि की योग्यता के अंतर्गत ये ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट परीक्षण काम में लिया जाता है, जहां ब्लॉक होते हैं। नाम से पता है, आपने देखा होगा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो कि गिलफोर्ड ने दिया, उसमें भी ब्लॉक थे। तो इसमें भी ब्लॉक थे। ब्लॉक सारे बिखरे हुए हैं इसमें।
उनको जोड़कर कोई आकृति दी जाती है तो वो क्या कहलाती है? ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट कहलाता है। वास्तव में आप योग्यताधारी हो या सृजनात्मकधारी हो या कौन सा धारी हो, तो देखिएगा ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट जिस शख्स ने दिया था, यदि हम बात करें तो वुडवर्थ नहीं है, क्योंकि वुडवर्थ ने तो क्या दिया? प्रश्नावली विधि दी थी साथियों, वुडवर्थ ने। और इस प्रश्नावली के अंदर भी 3-4 तरह की प्रश्नावलियां बताई थी, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। बीने की यदि बात करें तो मानसिक परीक्षण दिया था बीने ने, मानसिक परीक्षण। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे ये विकल्प ही क्या हो गया? गलत। टर्मन ने बुद्धिलब्धि शब्द दिया, बुद्धिलब्धि शब्द, बुद्धिलब्धि क्या दिया? शब्द। तो आप समझ गए होंगे ये विकल्प भी क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो आपके सामने क्या है? को नाम का व्यक्ति है जिसने क्या दिया था? ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट का निर्माण किया, जिसमें बिखरे हुए ब्लॉक को एक दूसरे से जोड़कर एक नए आकृति का रूप दिया जाता था। किस तरह का ब्लॉक डिजाइन तैयार करनी है? तो ये ब्लॉक डिजाइन जो टेस्ट है वो कोहो के माध्यम से ये आपके सामने, या फिर यूं के मनोविज्ञान के इतिहास में इस शख्सियत का काफी नाम लोकप्रिय है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 काफी मार्मिक है, देखिएगा आपकी मोबाइल की पटल पर कैसा है। रेखा गणित की आकृतियों के द्वारा बालक की बुद्धि का मापन किस परीक्षण के नाम से जानते हैं? रेखा गणित की आकृतियों के द्वारा बालक की बुद्धि का मापन किस परीक्षण के नाम से जानते हैं? बिल्कुल आप अपनी मानस पटल की आईक्यू को जगाइए साथियों। अगर आप इस मानस पटल की आईक्यू को जगाओगे तो इसका उत्तर दे सकते हो। लॉजिक है इसमें, लॉजिक छिपा हुआ है इन 4 पॉइंटों में। देखिएगा रेखा गणित की जो भी आकृति है उसके द्वारा यदि कोई बालक बुद्धि का मापन करता है तो उस परीक्षण को किस नाम से जानते हैं? रेखा गणित में काम में आने वाला देखिएगा वेसलर बुद्धि परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण, जालोटा परीक्षण, प्रोग्रेस मैट्रिक्स परीक्षण। देखो वेसलर बुद्धि परीक्षण में क्या? अधूरे चित्रों को, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे अधूरे चित्रों को पूरा करने के लिए कहा जाता है, ये काम में नहीं आएगा यहां पर। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत। संस्कृति मुक्त परीक्षण की यदि हम बात करें तो बिल्कुल रीति रिवाज पर आधारित है, और यहां पर रेखा गणित की आकृति को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल रीति रिवाज पर आधारित की यदि हम बात करें तो यह भी नहीं होगा। जालोटा परीक्षण जो है यदि हम उसकी बात करें तो इसमें आईक्यू या बुद्धि की योग्यता को लेकर भी चर्चा की जाती है, तो यह भी आपका विकल्प नहीं है। यहां पर देखिएगा ना सर, जितने भी मेरे विद्यार्थी एक बार देखो इस शब्द को, प्रोग्रेस या प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, तो आपको पता है रेखा गणित के अंदर ज्योमेट्री का नाम तो सुना है, तो उसी तरह जब ज्योमेट्री है तो अंक बिल्कुल आ रहा है आपके सामने। तो डी विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है, जिसमें आकृतियों के द्वारा बालक इस बात का मापन कर सकता है कि ये किसकी आकृति है। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है। आगमन चिंतन विकास के लिए श्रीमती टाबर की बात नहीं है, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक की बात है, जबरदस्त रही है मनोवैज्ञानिक श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है? देखो आखिर श्रीमती टाबा ने जो भी चीज दी है या कोई भी परीक्षण बनाया है उसमें कौन से तत्व को टाबा के द्वारा नहीं दिया गया, यह पूछा गया। तो हम बात करते हैं आगमन चिंतन को लेकर। किस चिंतन को लेकर? आगमन चिंतन को लेकर अपन बात करते हैं। तो आगमन चिंतन के अंदर बिल्कुल उदाहरण से नियम को साधा जाता है, तो बिल्कुल आपके तर्क को भी महत्व दिया जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां टाबा का नाम लिया जा रहा। किसका नाम लिया जाता?
ताबा ने अपने आगमन चिंतन में जिन तथ्यों के बारे में उल्लेख किया था उसमें कौन कौन से तथ्य थे, तो देखिएगा ताबा ने पहला क्या किया, पहला इसने कहा दत्त की क्या हो, दत्त की व्याख्या हो। जो भी दत्तों का संकलन कर रहे हो आप, जो भी उदाहरणों का संकलन कर रहे हो और उस उदाहरणों को आप क्या करोगे, फिर नियमों में साधोगे, तो उन दत्तों का क्या होना चाहिए, एक तो उचित व्याख्या होनी चाहिए। नंबर 2, दत्तों की अवधारणा स्पष्ट हो। अवधारणा क्या हो, स्पष्ट हो। ऐसा तो नहीं है आपने कोई फर्जी दत्त संकलन कर लिया हो, डाटे इकट्ठे कर लिए हो, तो उसकी कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सैद्धांतिकता पर आधारित हो। सैद्धांतिकता पर क्या हो, आधारित। इसका मतलब वो नियमों में क्या हो, उसके आधार पर नियमबद्ध हो। तो बिल्कुल अब आप सोचिएगा, आगमन चिंतन में ताबा ने 3 तत्वों को क्या दिया, विशेष महत्व दिया था। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कौन सी युक्ति नहीं है, कौन सा तत्व नहीं है, तो देखिएगा आपके सामने विकल्प निकल कर आ रहा है, दत्त अवलोकन। अवलोकन का संबंध किससे है, सामाजिक अधिगम से है। किससे है, सामाजिक अधिगम से है। उसमें अवलोकन को महत्व दिया जाता है, जो कि बांडुरा का सिद्धांत है। किसका है, बांडुरा का। तो ये विकल्प क्या हो रहा है, ये तत्व नहीं है, बाकी 3 तत्व है। लेकिन जो पूछा जा रहा, तो ए विकल्प क्या हो गया आपके, बिल्कुल सही हो गया। और ये क्या हो गए, ये सारे तत्व में शामिल हो गए और वो तत्व में शामिल नहीं हुआ। तो ए क्या हो गया, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना गया है। ए विकल्प क्या माना गया, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर चुटकियों के साथ। सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन जिनके द्वारा विकसित किया गया वह है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है ये सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन, मैंने कई बार बोला है। अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन की बात हो रही है, टेंशन की नहीं, अभिकर्मित अनुदेशन की। ये 2 भागों में बांटा गया, एक तो है रेखीय और एक क्या है, सांख्यिकीय। देखिएगा यहां सांख्यिकीय की बात हो रही है, रेखीय तो किसने दिया था, स्किन। स्किन पर क्या होती है, रेखा, इसलिए स्किनर। शाखा पर कौन होता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं होते, क्राउड। तो नाम पड़ गया होगा नॉर्मल क्राउडर। याद करने के लिए यही है। तो आप यहां यही पूछा जा रहा है कि सांख्यिकीय अभिकर्मित अनुदेशन किसके द्वारा विकसित किया गया, तो विकल्प आपके सामने आ गया होगा बी। इसने तो क्या किया, रेखीय किया, यह होगा नहीं। पियर्सन जो व्यक्ति था, इसने व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में कार्य किया था। व्यक्तिक विभिन्नता को लेकर, व्यक्तिक विभिन्नता को लेकर बात की थी, तो यह होगा नहीं। और फिर थॉर्नडाइक की यदि बात करें, ये व्यवहारवाद की ओर लेकर चर्चा करता है, व्यवहारवाद, तो यह भी होगा नहीं। तो विकल्प जो है बी क्या हो गया आपके, बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अरे टेंशन से मत पड़िए, जीवन में वैसे ही बहुत सारी टेंशन है, थोड़ा मुस्कुराहट के साथ और ऊर्जा के साथ वापिस शुरू कीजिए मेरे साथ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। रुचि के संपत्ति के 3 प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? रुचि संपत्ति के 3 पक्ष की बात हो रही है। रुचि शब्द कहां से निकला है, थोड़ी चर्चा कर लो। ये रुचि शब्द है साथियों, ये रुचि शब्द कहां से निकला है, रुच धातु से निकला। कहां से निकला, रुच धातु। इस रुच धातु का अर्थ क्या है, इस रुच धातु का अर्थ क्या है, योग्यता से। क्या है, योग्यता। कौन सी योग्यता से, अंतर करना। तो बिल्कुल किसी को मीठा, किसी को खट्टा, किसी को कुछ पसंद नहीं, तो अंतर करने की योग्यता क्या कहलाती, रुचि कहलाती है। अब चीज यहां पूछी जा रही है, रुचि का जो संपर्त्य है, कॉन्सेप्ट है,
इसके तीन पक्ष कौन कौन से हैं? देखिएगा, रुचि की यदि हम बात करता हूं, रुचि के पक्ष को लेकर, रुचि के पक्ष को लेकर यदि मैं बात करता हूं तो भाटिया ने रुचि के तीन प्रकार के पक्षों का उल्लेख किया। यहीं से यह सवाल पूछा गया। पहला पक्ष हो गया ज्ञानात्मक पक्ष, नॉलेज वाला। दूसरा हो गया आपके ज्ञानात्मक पक्ष के बाद क्रियात्मक, करने वाला। और तीसरा है भावनाओं से जोड़ने वाला, भाव पक्ष। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, ये तीन पक्ष है। क्या इसमें विकल्प है ऐसा कोई? बिल्कुल, ये डी विकल्प है ऐसा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यही क्या है, सही है। अब आप सोच रहे हो ये विकल्प ऊपर वाले क्यों गलत हो रहे हैं? देखिएगा, रुचि का संबंध पक्ष को लेकर सवाल पूछा गया। आपके व्यक्तित्व मापन को प्रभावित करने वाले कारक को लेकर सवाल नहीं पूछा गया। अगर कारक को लेकर पूछते तो वंशानुक्रम का भी उत्तर आता, वातावरण का भी उत्तर आता और उसमें सांस्कृतिकता का भी उत्तर आता। और जानना, ये जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। मोल प्रवृत्ति जो कि मैकडूगल पर आधारित है, और ये वापस वंशानुक्रम आ गया। तो कहने का मतलब ये तीनों विकल्प में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो वर्गीकरण किए गए उनके एक एक तत्व को लेकर शामिल किया गया, इसलिए ये तीनों विकल्प क्या हो गए, यहां गलत हो गए। और रुचि को लेकर पूछा तो तीन पक्ष बताए गए जो आपके सामने उत्तर के रूप में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आत्म प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखिएगा, आत्म संप्रत्यय जो शब्द सबसे पहली बार जिस शख्सियत ने दिया था उस शख्सियत का नाम है रेन डैश। कौन ने यह शब्द दिया था? कौन सा? आत्म संप्रत्यय। तो यहां पर यही सवाल पूछा गया कि आत्म प्रत्यय की चर्चा सबसे पहले किसने की, और ये नाम आ गया यहां पर। तो ये आंसर तो क्या हो गया आपके, सही। लेकिन केटल, थर्स्टन ये क्या हो गए, गलत। क्यों? केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द दिया था सबसे पहली बार, मानसिक परीक्षण। इसके अलावा केटल ने यह मानसिक परीक्षण शब्द कब दिया? 1890 में। इसके अलावा और ये भी अपन बात करें, जो थर्स्टन था, थर्स्टन ने क्या किया कि बुद्धि के सिद्धांतों की यदि अपन बात करें तो थर्स्टन के द्वारा बुद्धि का एक सिद्धांत दिया गया, वो काफी लोकप्रिय रहा। और वो सिद्धांत थर्स्टन ने 1938 में दिया था। तो उस सिद्धांत को हम बात करें तो संघ का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें थर्स्टन और केली ने शुरुआत में 13 तत्वों का समूह बताया था। तो समूह तत्व का सिद्धांत या संघ का सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया? थर्स्टन ने। समूह तत्व का सिद्धांत या फिर संघ का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। कब दिया? 1938 में दिया। और किस किताब में दिया? तो बिल्कुल किताब की यदि नाम ले तो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो यह विकल्प इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। रायबर्न की यदि हम बात करें तो रायबर्न ने मनोविज्ञान के इतिहास को कालक्रम के अंतर्गत को लेकर चर्चा की और बहुत जगह और भी कई तरह के कथन भी इस व्यक्ति ने कहे। तो बिल्कुल यहां पर आत्महत्या को लेकर कोई चर्चा नहीं है, केवल बी विकल्प आपके सामने क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी के विकल्प क्या है, गलत हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। चिंतन के प्रमुख प्रकार है। आखिर चिंतन के कौन कौन से प्रकार है? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, मेरे साथ आप भी आनंद लीजिएगा और चिंतन के प्रकारों की लेकर चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, ये चिंतन टॉपिक अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में एक जबरदस्त टॉपिक है। और जितने भी पुराने बीएड किए हुए हैं, जिन्होंने 1 साल की बीएड की है, तो उस समय बाकायदा पूरी साइकोलॉजी पाठ्यक्रम का हिस्सा होती थी,
जिसमें चिंतन को भी पढ़ाया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी जो परिवर्तन हुआ, तो अब पाठ्यक्रम का ये हिस्सा बीएड में तो नहीं है, लेकिन आपकी शिक्षक भर्ती में पाठ्यक्रम का हिस्सा है। चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से क्या है, श्रेष्ठ है। और चिंतन के कई प्रकार है, तो यहां पर यही पूछा जा रहा है चिंतन के कौन कौन से प्रकार है। चिंतन के प्रकारों को लेकर यहां सवाल पूछा गया है। तो प्रकारों की यदि अपन बात करें तो पहला प्रकार है प्रत्यक्ष चिंतन। पहला क्या है, प्रत्यक्ष। दूसरे नंबर की यदि अपन बात करें तो कल्पनात्मक चिंतन आता। कौन सा आता, कल्पनात्मक चिंतन। तीसरे नंबर की यदि बात करें तो आता प्रत्यय चिंतन। क्या आता, प्रत्यय चिंतन। चौथे नंबर की यदि अपन बात करें तो आता तार्किक चिंतन। क्या आता, तार्किक चिंतन। और यदि अपन बात करें तो एक नाम आता अमूर्त चिंतन भी। क्या आता, अमूर्त चिंतन भी आता है। लेकिन विशेष रूप से 4 चिंतनों को विशेष महत्व दिया गया है। अब आप सोचिएगा, आखिर चिंतन का प्रमुख प्रकार है। अब ये इतने सारे चिंतन है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है, प्रमुख प्रकार कौन सा चिंतन है, या प्रमुख प्रकार कौन कौन से है। देखिएगा, अगर बात करें प्रमुख तो प्रत्यक्ष भी प्रमुख है। एक बात बताइए, प्रत्यक्ष चिंतन कब करते हो, जब आपके सामने कोई समस्या है। एक बात सोचिएगा, इस चिंतन को तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, पशु पक्षियों के द्वारा भी किया जाता है। क्यों, कैसे, गाड़ी हॉर्न देती है तो क्या पशु पक्षी उसके सामने जाते हैं कि ला आजा, मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने। जो सामने जब कोई है, खड्डा होता है, तो आप देखकर पार करते हो ना, उस खड्डे को ढांक कर पार करते हो। क्या उस खड्डे में जाके कहते हो कि बस हम तो ऐसे ही चलने वाले, तो नहीं। तो इसको पशु पक्षी और छोटे बच्चे या मंदबुद्धि बालक भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है, तो ये भी क्या है, प्रमुख है। दूसरा, कल्पनात्मक चिंतन को रचनात्मक चिंतन कहते हैं। जैसे कवि कल्पनाएं करता है, तो ये भी मुख्य है। प्रत्यय ये अनुभव पर आधारित है। किस पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा प्रत्यय जितने अधिक स्पष्ट होंगे। महात्मा गांधी का नाम लेते ही आपके सामने क्या आती, प्रतिमा। किसकी, महात्मा गांधी की। क्योंकि आपके प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा, प्रत्यय चिंतन उतना ही क्या होगा, प्रभावी होगा। और तार्किक चिंतन जो कार्य और कारण पर आधारित है। इसी तार्किक चिंतन को जॉन डीवी ने वैचारिक चिंतन की संज्ञा दी। तो बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हुए, तो समझ गए होंगे आखिर चिंतन के प्रमुख प्रकार है। सभी चिंतन के क्या है साथियों, प्रमुख प्रकार है। यह सवाल यह पूछा जाता, चिंतन में निम्नलिखित में से चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा प्रमुख है, तब तो आपका उत्तर क्या आता, उस समय आपका कल्पनात्मक चिंतन आता। अभी आपके डी विकल्प क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो चलिएगा मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। वुंड से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था, लेकिन कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। शायद संभवतया ये पहली बार आप सुन रहे हो, किसी भी गाइड में ये उल्लेखित नहीं होगा। वुंड से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था, यानी कि मनोविज्ञान का अतीत तो क्या है, बहुत था, लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक नहीं था। यह कथन किसने कहा है, तो देखिएगा, एबिगास ने तो यह कहा मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास छोटा है। यह कथन तो किसने कहा, एबिगास ने। इसका मतलब इस कथन का विकल्प एबिगास नहीं है। सुकरात प्रश्नोत्तर को लेकर बात की, प्रश्नोत्तर विधि को,
प्रश्नावली नहीं है, प्रश्नोत्तर विधि। तो ये विकल्प भी क्या है, नहीं है। डेकार्टे था जिसने मनोविज्ञान को आत्मा का और बाद में भौतिकवाद का भी समर्थक हुआ। तो ये विकल्प भी क्या है, दोनों ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे विकल्प कौन सा। बोरिंग ने इस कथन को कहा। बी विकल्प क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट माना जाए। बोरिंग ने यह बात कही थी कि उनसे पहले मनोविज्ञान तो बहुत था लेकिन मनोविज्ञानी नहीं थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके मोबाइल की स्क्रीन पे देखिएगा। निम्नलिखित में से सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। माइक्रो टीचिंग आपने पढ़ी है, बीएड तो की है, डीएलएड तो की है। माइक्रो टीचिंग क्योंकि वर्तमान में हमने 2 मंथ मेथड पढ़ा है, 1 वीक सीरीज, उसको भी साथियों हम 1 डे सीरीज में पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय कहां है। इसी वजह से ये उत्तर आप नहीं दे पा रहे हो। उत्तर के लिए दिमाग चलाइएगा। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण कौन सा है? क्या चढ़ना है, दौड़ना है, कूदना है, लिखना है? क्योंकि मनोविज्ञान तो खेल खेल में सीखने की बात कहता है। लगाइए दिमाग और उत्तर तक फटाफट दीजिए कौन सा हो सकता है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण कौन सा है? आप बता रहे हो या मैं बताऊं? आपको पता है, मुझे ही बताना। तो चढ़ना होगा नहीं, दौड़ना होगा नहीं, क्या होगा? कूदना भी नहीं होगा। क्या हो गया? कौशल पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 कौशल का विशेष महत्व है माइक्रो टीचिंग में। या यही चीज पूछी जा रही है कि सूक्ष्म चलन कौशल में चढ़ना, दौड़ना, कूदना नहीं होता। ये सारी की सारी शारीरिक क्रियाएं हैं और उसमें जो होता है मानसिक क्रियाओं का योगदान होता है। तो ये तीनों विकल्प तो क्या हो गए? गलत हो गए। और डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो चलिएगा मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही लंबा है क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे टेंशन मत लीजिएगा, जीवन में वैसे भी बहुत सारी टेंशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिसे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वे लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है। यही उदाहरण है। एक कोई बच्चा है, किसी लाल गुलाब को देखा, आपको पता है गुलाब में कांटे होते हैं, लेकिन आप तो उसको किसका प्रतीक मानते हो? स्नेह का प्रतीक मानते हो। देखिए जहां दर्द है वहां निश्चित स्नेह भी है। बात हो रही है एक बच्चे को लेकर। सोचिएगा एक बच्चे को लाल गुलाब में कोई कांटा चुभ गया तो उस गुलाब को देखकर जब भी कोई लाल चीज देखता तो उससे डरता है। छोटे बच्चे खेल रहा है और खेलता हुआ बच्चा अचानक किसी गर्म चीज पर हाथ डाल देता है तो उस चीज को, उससे मिलती जुलती जो भी चीज होती है उससे वो क्या करता है? डरने लगता है। कई बार आप जब छोटे थे तो आप बार बार रसोई के घर में चले जाते थे तो आपकी मदर या आपकी बहन या आपका बड़ा भाई, आप रसोई में नहीं जाओ तो एक मिनीचर कहते ना मॉडल किसका छिपकली रखते थे, देख देख बाहर नहीं जाना। उसका उस बच्चे पर क्या हुआ? डर बैठा कि उस दीपक को देखकर क्या हुई? अनुक्रिया हुई। तो जब भी वो अब छिपकली देखता है या छिपकली से मिलता जुलता जैसा भी वो पदार्थ देखता है वो उससे डरता है। तो यहां इन्हीं 4 विकल्पों की यदि बात हो रही है, देखिएगा उद्दीपक सामान्यकरण, केवल उस उद्दीपक को लेकर कोई अनुक्रिया नहीं होगी तो यह तो विकल्प होगा नहीं। केवल अनुक्रिया सामान्यकरण, उद्दीपक के बिना अनुक्रिया का कैसे सामान्यकरण होगा? तो यह विकल्प भी होगा नहीं। न तो उद्दीपक सामान्यकरण है न अनुक्रिया सामान्यकरण है, तो फिर वो अनचाहा क्यों डर रहा है? दोनों का ही सामान्यकरण नहीं हो रहा तो यह विकल्प भी नहीं है। विकल्प जो हो रहा है वो डी क्या हो रहा है? उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों का क्या हो रहा है? अनुबंधन स्थापित हो रहा है। इसी वजह से तो वो क्या कर रहा है? डर रहा है। तो बिल्कुल डी विकल्प क्या हो गया? सही है। तो एक तरह से ये पावलो के जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि पावलो ने 1904 में दिया था और 1904 में ही
पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम के अंतरण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बहुत ही जबरदस्त है, पिछली भर्ती परीक्षा में यह सवाल आया भी है और फिर दोबारा आ भी सकता है। अधिगम का अंतरण, देखिएगा अंतरण किसे कहते हैं? अंतरण को स्थानांतरण कहते हैं। एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को दूसरी स्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता? अंतरण कहलाता है। जैसे 6 के अंदर आपने राम रमा शब्द पढ़े हैं, ज्ञान शब्द पढ़ा है, नदी शब्द पढ़ा है, और रिट के अंदर वो शब्द रूप पूछ लिया जाए तो आपने 6th 7th में जो चीज पढ़ी है उस ज्ञान का प्रयोग आपने क्या कर दिया? रिट में कर दिया। तो यही तो अंतरण कहलाता है। तो देखिए इसमें कौन सा अंतरण होगा? अध्यापक को लेकर एक बात चल रही है कि अधिगम के अंतरण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग मूल्यांकन करना चाहिए? नहीं होगा। मूल्यांकन तो केवल क्या हो रहा है? निर्णय हो रहा है। मूल्यांकन में तो केवल निर्णय हो रहा है, बच्चे ने जो लिखा है कर दिया, जांच दिया, क्या दोबारा उसका प्रयोग कहीं थोड़ी हो रहा है, तो केवल इसमें निर्णय हो रहा है। अधिगम की पुनरावृत्ति करवानी चाहिए। आपने सीख लिया, फिर दोबारा सीख रहे हो, तो उस ज्ञान का प्रयोग कहां हो रहा है? सीख लिया, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हो। तो ये तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए विकल्प है नहीं। अधिगम का उपयोग नई समस्या के समाधान के लिए होगा? बिल्कुल होगा, सी विकल्प। क्यों है? आपने पहले कोई चीज सीखी, दोबारा कोई समस्या आ गया, तो उस पूर्व अनुभव का आपने इस नई समस्या के समाधान में क्या किया? प्रयोग किया। तो यही तो अंतरण कहलाता है। तो ये सी विकल्प बिल्कुल सही है। और अधिगम से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को देखकर ये तो शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर कथन है, तो ये डी विकल्प तो होगा नहीं। विकल्प केवल क्या है साथियों? विकल्प जो सही है वो सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इब्राहिम मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत में कौन सी मांग नहीं है या कौन सा पद नहीं है? देखिएगा, हम बात कर रहे हैं इस इब्राहिम मैस्लो की। यहां पर बहुत सारे पेनों का अभी प्रयोग करेंगे। इब्राहिम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था, मांग का सिद्धांत। क्या दिया था? मांग का सिद्धांत। और मांग के सिद्धांत को समझाने के लिए इसने एक चित्र निरूपण किया था। वो चित्र मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, देखिएगा। आपको दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा मुझे नहीं पता। इस तरह का इस व्यक्ति ने चित्र बनाया था और उसमें सबसे पहले इसने क्या रखी थी? एक मांग जो रखी थी वो रखी थी जैविक मांग। कौन सी रखी थी साथियों? जैविक मांग। दूसरे नंबर पर इसने एक मांग रखी थी, वो रखी थी सुरक्षा की मांग। क्या रखा था? सुरक्षा मांग। तीसरे नंबर पर इसने एक मांग रखी थी सामाजिक मांग। क्या रखी थी? सामाजिक मांग। तो जैविक मांग, सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग। और चौथे नंबर पर इसने रखा था आत्मसम्मान की मांग। और 5वें नंबर पर इसने रखा था आत्म अनुभूति की मांग। तो ये एक तरह से इसने इस मांगों को चित्र निरूपित किया है। किसने? मैस्लो ने। यही इसका सिद्धांत था। तो अब इस सिद्धांत को आप समझोगे तो आपको ये उत्तर निकल के आएगा कि 5 मांग रखी थी। तो इब्राहिम मैस्लो ने पदानुक्रमिक सिद्धांत में कौन सी मांग नहीं है? तो देखिएगा, पहली मांग जैविक, दूसरी सुरक्षा, तीसरी सामाजिक, चौथी सम्मान और 5वीं आत्मानुभूति। देखो, जैविक मांग है तो है, ये पूछा कौन सी नहीं है, नहीं पूछ रहा। तो ये तो है, आत्मानुभूति भी है, सुरक्षा की मांग भी है। तो कौन सी मांग नहीं है? व्यवहार परिवर्तन की नहीं है। तो यही तो विकल्प पूछ रहा है वो। तो ये तो हो गई सारी मांगे, और जो नहीं है इसमें वो कौन सी है? व्यवहार परिवर्तन की नहीं है। जब इस सिद्धांत को जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें और डिटेल से और चित्रों के माध्यम से, यहां तक इब्राहिम मैस्लो का चित्र भी आपके सामने लेकर आऊंगा। बिल्कुल उदयपुर का सीजी स्टडी सेंटर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां चित्रों के माध्यम से हर तथ्यों पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, इससे पहले अपन ने पढ़ा था 17 और अब क्या है 18।
एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। मान लेते हैं कोई किशोरावस्था वाला एक युवक है या युवती है या किशोर है या किशोरी है, वो क्या है, दिग्भ्रमित है। कई बार हम उस अवस्था में आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारे भ्रम को तो वास्तव में ये भ्रम है क्या सत्य है, इसके लिए हमें जो भी दिशा निर्देश देता है व्यक्ति, वो कैसा देना चाहिए। क्या वो लालच देकर? नहीं। यदि वो दोष बताएगा तो बिल्कुल हम और ज्यादा क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। यदि वो फटकार लगाएगा तो हम उस रास्ते पे भी नहीं जाएंगे। यदि हम बात करते हैं उसके प्रशंसा की तो ए विकल्प क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि एक दिग्भ्रमित जो किशोर या किशोरी है उसको हम बहुत ही उच्च कोटि की भाषा के माध्यम से, प्रशंसा के माध्यम से, कहते ना प्रशंसा के दो शब्द आपको गलत दिशा में जाने से आपको रोक सकते हैं। तो ए विकल्प क्या हो गया, सही। चलिए अगला क्वेश्चन 19, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया? तो देखिएगा, सीखने के सिद्धांत में से यह सवाल पूछा गया। सीखने के सिद्धांत रिट को मद्देनजर रखकर यदि मैं बात करूं तो दो भाग हैं। एक तो क्या है, व्यवहारवाद, और एक है संज्ञानवाद। बस अब यहीं से सवाल पूछा गया, व्यवहारवादियों में कौन थे कि थॉर्नडाइक था, और व्यवहारवादियों में कौन थे कि व्यवहारवादियों में तो एक नाम आता पावलो है, और व्यवहारवादियों में कौन है कि स्किनर है साहब, और कौन है कि हल है साहब, और कौन है कि गुथरी है साहब। तो अब ये सोचिएगा, व्यवहारवादियों का पूछ रहा है तो यहां पर व्यवहारवादियों में आपको कौन दिखाई दे रहा, थॉर्नडाइक। तो ये विकल्प क्या हो गया, सही। और ये टोलमैन, जीन पियाजे, कुर्ट लेविन, ये सारे के सारे क्या है, संज्ञानवाद से संबंधित है। तो इन सिद्धांतों में से भी कई बार इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मेरे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर आज क्या जो सेशन है उस पर फिर हम बात करेंगे अगली चर्चाओं में। वैचारिक क्रिया की अवस्था, देखोगे कि विचार कब आता है, किस अवस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था है, तो उस आयु वर्ग को आपको पहचानना। देखिएगा, जन्म से 2 वर्ष विचार को लेकर किसी तरह का कोई औचित्य नहीं। 2 से 7 वर्ष संपत्तियों की थोड़ी बहुत चर्चा होती है। इसमें 7 से 12 वर्ष में तर्क होता है, वो क्या है, प्रत्यक्ष होते हैं, विचार चलते हैं, प्रत्यक्ष, और क्या चलते हैं, विचार चलते हैं। तो बिल्कुल 7 से 12 वर्ष विकल्प क्या होगा, सही है। और यहां पर अमूर्त विचारों का योगदान होता है और यहां पर मूर्त विचारों का योगदान होता है। तो ये तो क्या हो गए, गलत। तो 7 से 12 वर्ष का जो टाइम पीरियड है वो वैचारिक क्रिया की अवस्था बताया गया। तो बिल्कुल साथियों, यदि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी में दिल से पूछ रहा हूं, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसको मैं निरंतर चलायमान रखूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो रिट प्री है या रिट मेंस है या सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है या टीजीटी है, या फिर मैं यूं कहूं अदर स्टेट में की भी यदि वो टेट की तैयारी कर रहा है या रिट वगैरह जो भी शिक्षक भर्ती है, उन सबके लिए कारगर है। और ये एक तरह से देखा जाए तो उदयपुर का सिरजी स्टडी सेंटर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और ऑफलाइन भी है, तो दोनों में मैं उपलब्ध हूं और हर तथ्य पर मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि मुझे उस सीट का बहुत गहराई से अनुभव है जिस सीट पर आज आप संघर्ष कर रहे हो। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। बाकी शाश्वत सत्य यही है साथियों कि आपको परिश्रम ही आपकी सफलता तक पहुंचाएगा। बाकी सारी दिग्भ्रमित दिशाएं हैं, आपको मेहनत करनी है और आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। इसी वजह से मैंने कई बार कहा है, लक्ष्य अगर पक्का बन दे तो मंजिल तेरी दूर नहीं और तू उससे दूर नहीं और वो तेरे से दूर नहीं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आनंद के साथ निरंतर अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।